हेलो एवरीवन, आप सब लोगों का मेरे चैनल बॉटनी सागर में हार्दिक स्वागत है। बताइए बच्चे, आप लोग कैसे हैं? कैसे आपकी पढ़ाई चल रही है? अच्छे से आप पढ़ते रहें। आज का जो मेरा टॉपिक है वो फेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ये मुझे आज डिस्कस करना है। और प्रीवियस क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को कंप्लीट कराया था सेक्सुअलिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, और इसके बाद फिर मैंने कराया था आपको स्पेशल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज पार्थिनोजेनेसिस, वो कंप्लीट कराया। इसके बाद नेक्स्ट इसमें हेडिंग आपको पढ़नी है कि फेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो ध्यान से आपको समझना है, फेजेस इन द लाइफ साइकिल। ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ साइकिल है, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, और ऑर्गेनिज्म का सीधा मीनिंग ये होता है कि बॉडी दैट इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल। दैट मीन्स बॉडी दैट इज मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड ऑल्सो कंटेन मिनरल्स एंड वाटर। क्लियर? अब यहाँ फेजेस की बात कर रहे हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में इस चैप्टर में ये बताया था, एक टर्म मैंने आपको एक्सप्लेन की थी, दैट इज द लाइफ स्पैन। तो ये लाइफ स्पैन ही है एक तरीके से। क्लियर? और यहाँ पर किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल के अंदर हम डिस्कस करते हैं तो 3 मेन फेजेस होते हैं, लेकिन कन्वीनियंटली हम 4 फेजेस में भी कर सकते हैं। भाई, जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज, सेनेसेंट एंड डेथ। जबकि हमें ये पता है कि सेनेसेंस लीड्स टू द डेथ। क्लियर? भाई, एजिंग के बाद में डेथ की होती है। ग्रेजुअल बॉडी का जो मेटाबॉलिक रेट है वो स्लो होता चला जाता है, एंड फाइनली ऑर्गेनिज्म लीड्स टू द डेथ। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर हम लाइफ साइकिल को 3 मेन फेजेस में डिवाइड करते हैं। 3 मेन फेजेस के अंदर डिवाइड करते हैं, जिसमें नंबर 1 आ जाता है जुवेनाइल फेज। या आप ओब्लिक करके वेजिटेटिव फेज भी लिख सकते हैं। क्लियर? सेकेंड फेज है रिप्रोडक्टिव फेज। दैट इज ऑल्सो नोन एज मैच्योरिटी फेज। एंड थर्ड वन, दैट इज सेनेसेंट फेज, या इसी को हम सेनेसेंस बोल देते हैं या फिर एजिंग बोल देते हैं। इवन ये दोनों टर्म इंटरचेंजेबली यूज होती है। स्पेशली सेनेसेंस एक बिग टर्म है। इवन एजिंग का हम यूज एनिमल के केस में करते हैं और सेनेसेंस का यूज हम प्लांट के केस में करते हैं। क्लियर? इज इट क्लियर? तो ये 3 फेजेस हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ के अंदर। इज इट क्लियर? इसके बाद जुवेनाइल फेज की हम फर्स्टली बात करें। जुवेनाइल फेज, ये इट इज द अर्लीस्ट फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अर्लीस्ट फेज है ये। इसको हम प्री रिप्रोडक्टिव फेज भी बोल सकते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज प्री रिप्रोडक्टिव फेज। प्री रिप्रोडक्टिव
phase, that mean phase before the maturity. क्लियर? मैच्योरिटी से पहले वाला जो फेज है वो क्या रहेगा? जुवेनाइल फेज इसको बोलेंगे. एंड एक्चुअली यदि देखा जाए तो ड्यूरेशन बिटवीन द बर्थ ऑफ एन इंडिविजुअल up to reproductive maturity is known as juvenile phase or pre-reproductive phase, and this phase is also known as vegetative phase in the case of the plants. Is it clear? तो इसकी डेफिनेशन हम अच्छे से लिख सकते हैं. जो हमने समझा है उसी को ही आप अच्छे से लिख दो. क्लियर? तो ड्यूरेशन बिटवीन द बर्थ ऑफ एन इंडिविजुअल, डेफिनेशन क्या हो गई? ड्यूरेशन between the birth of individual, duration between the birth of individual up to the maturity, up to the maturity, up to the maturity is called as juvenile phase, is called as juvenile phase, also known as pre-reproductive phase and also known as vegetative phase, especially for the plants. Is it clear? भाई सीधा सा कंसेप्ट है कि ड्यूरेशन माने टाइम इंटरवल बर्थ से लेकर के मैच्योरिटी तक का जो पीरियड है दैट इज कॉल्ड एज जुवेनाइल फेज. और इसी को प्लांट के केस में क्या बोल देते हैं? वेजिटेटिव फेज. भाई प्राइमरी ग्रोथ जो प्लांट्स के अंदर हम देखते हैं वो क्या है? वेजिटेटिव ग्रोथ है, जिसमें वेजिटेटिव पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं लाइक दैट रूट, स्टेम, लीफ. तो ये क्या है? प्लांट्स के लाइफ के वेजिटेटिव पार्ट्स हैं. और मैंने आपको वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में भी आपको बताया था कि हायर प्लांट्स में ईच एंड एवरी पार्ट्स अंडरगो रिप्रोडक्शन. मीन्स वहां पर रूट भी पार्टिसिपेट करेगा, स्टेम भी पार्टिसिपेट करेगा, लीफ भी पार्टिसिपेट करेगी. और इसी को ही क्या बोल दिया था? वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स. मीन्स प्लांट पार्ट्स दैट अंडरगो रिप्रोडक्शन. इज इट क्लियर? तो यहां पर हम जुवेनाइल फेज की बात कर रहे हैं. और ये जो फेज है, दिस फेज हैज डिफरेंट स्ट्रक्चर्स such as different shape of the leaves, clear, different colors of feathers of birds, different protection of the body. तो ये क्या है जो जुवेनाइल फेज में आते हैं? क्लियर? हमारे में भी आपने देखा होगा कि ह्यूमन बेबी है, उसमें भी कलरेशन होता चला जाता है एज के साथ में. उसकी बॉडी में भी काफ़ी चेंजेस आते चले जाते हैं. इज इट क्लियर? और इवन प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर एक कंसेप्ट आएगा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर में, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्लास्टिसिटी बोलते हैं. तो प्लास्टिसिटी भी क्या है कि इट इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, इट इज द एबिलिटी ऑफ द प्लांट्स to change its phenotype against change in the environments or habitat is known as plasticity. प्लास्टिसिटी इसको बोलते हैं. तो प्लास्टिसिटी भी क्या है? एक टाइप का एडेप्टेशन है. मीन्स प्लांट एनवायरनमेंट के अगेंस्ट अपने फिनोटाइप में चेंज जो लेके आता है सर्वाइविलिटी के लिए, अपने फिनोटाइप में चेंज करता है. जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हैं कोरिएंडर के केस में, जुवेनाइल स्टेज में उसकी लीफ डाइसेक्टेड रहेंगी. इसके बाद में मैच्योरिटी पर उसकी लीफ थोड़ी सी और फुली डेवलप रहती है. तो कॉटन के केस में आप देख सकते हैं, कोरिएंडर के केस में देख सकते हैं आप, लार्कस्पर में आप देख सकते हैं, बटर कप में भी आप देख सकते हैं जो कि रेननकुलस जिसको बोलते हैं. क्लियर? बटर कप इवन एक सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट है. और इसमें आपने देखा होगा कि इसकी जो लीफ पानी के अंदर रहती है तो वो क्या है? हाईली डाइसेक्टेड होंगी. और जो लीफ वाटर से ऊपर रहती हैं तो वो फुली लीफ रहती हैं, फुली डेवलप्ड लीफ रहती हैं.
हाईली डाइसेक्टेड नहीं होती है, जबकि लीफ जो पानी के अंदर डूबी हुई है वो हाईली डाइसेक्टेड होती है। क्यों? रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, उसकी हैबिटेट के अकॉर्डिंग, उसकी सर्वाइवलिटी के अकॉर्डिंग, क्योंकि वो डाइसेक्टेड, हाईली डाइसेक्टेड लीफ है, उसकी फ्लोटिंग में मदद करती है। इज इट क्लियर? तो ये आप देख गए आप, तो इनकी स्ट्रक्चर्स में डिफरेंसेस आप देख सकते हैं। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से ये आपका जुवेनाइल फेज हो जाता है। क्लियर? आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? एक और ये बात मैंने आपको समझा दी है कि इस जुवेनाइल फेज को ही क्या बोल देते हैं? वेजिटेटिव फेज बोल देते हैं। किसके केस में? प्लांट्स के केस में। इज इट क्लियर? मतलब आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि दिस फेज मीन्स जुवेनाइल फेज इज also called as vegetative phase for the plants. Is it clear? हाँ, एक बात और कि ये फेज है, एक्चुअली दिस फेज इज डिफरेंट, दिस फेज इज ऑफ डिफरेंट ड्यूरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। क्लियर? तो जुवेनाइल फेज हर ऑर्गेनिज्म के लिए, हर स्पीसीज के लिए अलग अलग टाइम पीरियड का हो सकता है। इज इट क्लियर? दिस फेज इज ऑफ डिफरेंट ड्यूरेशन this phase is of different duration in different organism, different duration in different organism। क्लियर? तो यहाँ जुवेनाइल फेज के अंदर मैंने एक आपको फिनोमेना अभी बताया है कि प्लास्टिसिटी। तो प्लास्टिसिटी क्या है? कि इट इज द एबिलिटी ऑफ द प्लांट्स, टू चेंज इट्स फिनोटाइप अगेंस्ट चेंज इन द एनवायरमेंटल कंडीशन, और हैबिटेट इज नॉन एज प्लास्टिसिटी। और प्लास्टिसिटी का बेस्ट एग्जांपल है हेट्रोफिली, माने डिफरेंट टाइप ऑफ द लीव्स इन द प्लांट्स अकॉर्डिंग टू देयर सिचुएशन इन विच इट रिजाइड्स, मीन्स जहाँ पे रह रहा है वो, उस सिचुएशन के हिसाब से प्लांट्स भी या एनिमल्स भी अपने मॉर्फोलॉजी में, अपनी फिनोटाइप में चेंज कर लेते हैं। इज इट क्लियर? इसके बाद दूसरा फिनोमेना आ जाता है जिसको बोलते हैं हम रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज सिंपली इसको मैच्योरिटी भी बोलते हैं। और इस फेज में होता क्या है एक्चुअली में कि इन दिस फेज reproductive organs develop and mature during the period called puberty। मेरी बात आप समझ रहे हैं कि भाई धीरे धीरे ऑर्गेनिज्म क्या है, ग्रोथ करता जाता है और वो एक सर्टेन एज तक, एक सर्टेन टाइम तक जब पहुंच जाता है तो इट बिकम मैच्योर, means all the reproductive organ become functional। क्लियर? और इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं? प्यूबर्टी इसको बोलते हैं। इज इट क्लियर? प्लांट्स में हम बात करें तो प्लांट्स में रिप्रोडक्टिव फेज की बिगिनिंग कैसे होती है? भाई हायर प्लांट्स में देयर अकर अपीयरेंस ऑफ फ्लावर्स। तो ये क्या है? रिप्रोडक्टिव फेज की बिगिनिंग है। इज इट क्लियर? ठीक है, अब इसको आप लिख सकते हैं सेकंड, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड आप लिख सकते हैं रिप्रोडक्टिव फेज, या सिंपल इसको हम मैच्योरिटी भी बोल देते हैं। क्लियर? तो इन दिस फेज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, in this phase reproductive
organ, reproductive organ develops, reproductive organs develops and mature, develops and mature, and duration, and during that period, during that period, इसको क्या बोल देंगे हम? प्यूबर्टी बोल देंगे. ड्यूरिंग द पीरियड या ड्यूरिंग दैट पीरियड कॉल्ड प्यूबर्टी. Puberty is that stage of the body here reproductive organs become mature and functional. इसको प्यूबर्टी बोलते हैं. और ह्यूमन के केस में फीमेल के अंदर प्यूबर्टी कब आती है? 11 to 13 ईयर्स ये ड्यूरेशन है. क्लियर? और मेल के अंदर 13 to 16 ईयर्स ये प्यूबर्टी का टाइम है. इज इट क्लियर? अपीयरेंस ऑफ प्लांट्स के केस में appearance of flower, appearance of flower in higher plants indicate sexual maturity. Appearance of flower in higher plants indicates sexual maturity, indicate sexual maturity. Is it clear? तो यहाँ पर हम जानते हैं कि फ्लावरिंग प्लांट्स में जो फ्लावर है इट इज द मेन साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. क्लियर? ऑल द सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट विद इन द फ्लावर. इज इट क्लियर? अब फर्दर हम सेक्सुअलिटी के बेस पर देर आर टू टाइप्स ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट, दैट इज मोनोकार्पिक एंड पॉलीकार्पिक. क्लियर? तो इसे आप नोट कर सकते हैं. यहाँ थोड़ा सा आपको ना दिखाई दे तो देख लेना, क्योंकि बोर्ड पे मैंने थोड़ा नीचे तक लिख दिया है, आप देख लेना. लास्ट में मैंने लिखा है कि अपीयरेंस ऑफ फ्लावर इन हायर प्लांट्स इंडिकेट सेक्सुअल मैच्योरिटी. इज इट क्लियर? सेक्सुअली नेक्स्ट पॉइंट आप बना के लिख सकते हैं. सेक्सुअली देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, एक मोनोकार्पिक प्लांट्स, एक पॉलीकार्पिक प्लांट्स. मोनोकार्पिक प्लांट्स आर दोज प्लांट्स इन विच फ्लावरिंग वंस इन देयर लाइफ टाइम. मीन्स जिन प्लांट्स में फ्लावरिंग साल में या उसके पूरे लाइफ टाइम में एक बार होती है और उस फ्लावरिंग के बाद फ्रूटिंग होता है एंड एट लास्ट प्लांट्स बिकम डाई. इज इट क्लियर? तो आप ये डाल सकते हैं. सेक्सुअली देयर आर two types of flowering plants, that is angiospermic plants. तो टू टाइप्स के फ्लावरिंग प्लांट्स हैं. फर्स्ट मोनोकार्पिक, एंड सेकंड पॉलीकार्पिक. मीन्स जिन प्लांट्स में फ्लावरिंग थ्रू आउट द ईयर कंटिन्यूअस चलती रहती है. क्लियर? अब इन दोनों को आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, साथ के साथ डिफरेंस बना सकते हैं आप.
और ये डिफरेंस मैं यहां तक ही ले रहा हूं। फर्स्ट डिफरेंस आप बना सकते हैं कि दोनों की डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट डेफिनेशन यदि मोनोकार्पिक में दी जाए, फर्स्ट पॉइंट बना करके कि मोनोकार्पिक आर दोज प्लांट्स इन विच फ्लावरिंग takes place once in their lifetime. Means in these plants flowering takes place once in their life. कि फ्लावरिंग लाइफ में केवल एक बार ही होती है और इनके अंदर फ्लावरिंग टेक्स प्लेस थ्रू आउट द ईयर। फ्लावरिंग टेक्स प्लेस एवरी ईयर इन पर्टिकुलर सीजन। दोज प्लांट्स इन विच फ्लावरिंग टेक्स प्लेस every year in particular season. Particular season. Such type of plants are called as polycarpic plants. Is it clear? दूसरा पॉइंट आप बना सकते हैं कि these plants are generally annual, biennial and few are perennial. Is it clear? These plants are annual, means वो प्लांट्स जो केवल एक ही सीजन में या एक ही ईयर में अपनी लाइफ साइकिल को क्या है कंप्लीट कर लेते हैं, एनुअल प्लांट्स। बाइनियल 2 सीजन में। These plants are annual, biennial, and few are perennial. Few are perennial. Is it clear? मतलब आपने छोटी क्लासों में ये पढ़ा होगा कि ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन या लेंथ ऑफ द प्लांट्स, स्पेशली ड्यूरेशन, देर आर 3 टाइप्स ऑफ द प्लांट्स, एनुअल, बाइनियल, पेरेनियल। एनुअल प्लांट्स वो होते हैं जो एक ही सीजन में अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर लेते हैं। बाइनियल 2 सीजन में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। और जो पेरेनियल प्लांट्स हैं ये सर्वाइव फॉर मैनी ईयर्स। मीन्स पेरेनियल प्लांट्स मैनी ईयर्स में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो ये मोनोकार्पिक है। मीन्स ऑल द एनुअल्स, बायोनियल्स एंड फ्यू पेरेनियल्स आर मोनोकार्पिक। इज इट क्लियर? फ्यू पेरेनियल्स। अब यहाँ पर जो फ्यू पेरेनियल्स हैं उनमें ये देखा गया है कि जो फ्लावरिंग है वो अनयूजुअल फ्लावरिंग होती है। जैसे कि बैम्बू की कुछ स्पीसीज हैं, जैसे बैम्बूसा टुल्डा, इसके अंदर जो फ्लावरिंग है वो 50 to 100 ईयर्स के बीच होती है। बैम्बू के अंदर फ्लावरिंग लाइफ में एक बार, और वो टाइम पीरियड है 50 to 100 ईयर्स के बीच। इसके बाद फ्रूटिंग एंड देन डाई। इसके बाद प्लांट क्या है, खत्म हो जाता है। इज इट क्लियर? है ना? एनुअल्स में आपके सारे सीरियल्स प्लांट्स आ जाएंगे। क्रॉप प्लांट्स मोस्टली एनुअल्स हैं। बाइनियल्स में आपका रेडिस आ जाता है, कैरेट आ जाता है, सुगर बीट आ जाता है। ये बाइनियल प्लांट है, 2 सीजन में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। इसके बाद पेरेनियल प्लांट तो बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स पेरेनियल है क्रॉप प्लांट्स को छोड़ करके। इज इट क्लियर? इसके बाद में यदि यहाँ पे हम बात करें तो ये जो प्लांट्स हैं ये पेरेनियल ही होंगे ऑलवेज, ठीक है। तो दीज plants are perennial. These plants are perennial means ये many years तक survive करते हैं, many years तक अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं। इसके बाद में मोनोकार्पिक जो प्लांट हैं आफ्टर फ्लावरिंग
एंड फ्रूटिंग दे बिकम डाई, लेकिन ये डाई नहीं होते, ठीक है। मोनोकार्पिक प्लांट्स आफ्टर flowering and fruiting, these plants die, ठीक है, मर जाते हैं क्योंकि लाइफ साइकिल इनकी कंप्लीट हो गई। जबकि पेरेनियल्स में ऐसा नहीं होता है, पॉलीकार्पिक प्लांट्स में ऐसा नहीं होता है। तो आफ्टर फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग these plants do not die. After flowering and fruiting, these plants do not die. डू नॉट डाई। इज इट क्लियर? आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? क्योंकि तभी सभी एनुअल, सभी बायनियल्स मोनोकार्पिक में आते हैं और फ्यू पेरेनियल्स। अब फ्यू पेरेनियल्स में आपको 2 एग्जाम्पल लर्न रखने। एक बैम्बू का एग्जाम्पल लर्न रखना है जिसमें 50 to 100 ईयर्स के बाद फ्लावरिंग होती है, क्लियर। और एक दूसरा आपको याद रखना है नीलकुरंजी, जिसको हम स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना बोलते हैं। नीलकुरंजी का साइंटिफिक नेम है स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना, और इस प्लांट्स में अनयूजुअल फ्लावरिंग होती है एंड एवरी 12 ईयर्स, ठीक है, हर 12 साल के बाद नीलकुरंजी के अंदर फ्लावरिंग देखने को मिलती है। और यहाँ पर इस प्लांट के बारे में ये कहा गया है कि सितंबर अक्टूबर 2018 में लास्ट फ्लावरिंग हुई थी। और ये किस एरिया के अंदर, ये जनरली ये जो प्लांट्स है स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना, इट इज मेनली ग्रो इन द हिली रीजन्स ऑफ केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु एंड अट्रैक्टेड ए लार्ज नंबर ऑफ विजिटर्स। सॉरी, क्लियर? आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? इसके बाद में 4th पॉइंट में आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है। 4th पॉइंट में आप एग्जाम्पल दे सकते हैं मोनोकार्पिक प्लांट्स के। एग्जाम्पल आप क्या दे सकते हैं भाई? ऑल सीरियल्स आ जाएंगे, सभी अनाजें इसमें आ जाएंगे। राइस है, वीट है, मेज है, sorghum है, क्लियर। सोयाबीन, सनफ्लावर, बहुत सारे क्रॉप प्लांट्स हैं। बाइनियल का लिख लो आप, रेडिस, रेफेनस सेटाइवस, कैरट, डॉकस कैरोटा, सुगर बीट, तो ये स्पेशली बाइनियल है। ये एग्जाम्पल भी आप दे सकते हैं, क्लियर। और 2 एग्जाम्पल यहाँ पर जो पेरेनियल के हैं आपको ध्यान रखने हैं, वो बैम्बू का, बैम्बू, और बैम्बू की जो स्पेसिफिक स्पीसीज है बैम्बूसा तुल्डा, क्लियर। एग्जाम्पल को मैं ऊपर यहां पे लिख देता हूं। इसके एग्जाम्पल नीचे मैंने लिख दिए हैं। और जो कुछ पेरेनियल्स मोनोकार्पिक हैं उसमें बैम्बू है, और बैम्बू में भी बैम्बूसा टुल्डा, ये स्पेसिफिक स्पीसीज है। और इस बैम्बू में जो फ्लावरिंग है वो 50 to 100 ईयर्स के बाद होती है, क्लियर। और दूसरा इसमें एग्जांपल आप दे सकते हैं नीलकुरंजी का, जिसको साइंटिफिकली हम बोलते हैं स्ट्रोबिलेंथस
स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना, स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना। और इस प्लांट्स के अंदर जो फ्लावरिंग है वो 12 साल बाद होती है। फ्लावरिंग टेक प्लेस आफ्टर 12 ईयर्स। ठीक है, हर 12 साल में इस प्लांट्स में फ्लावरिंग होती है। और ये प्लांट बेसिकली फाउंड इन द हिली रीजन ऑफ केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। ठीक है, जो बहुत विजिटर्स को अट्रैक्ट करता है। क्लियर? तो ये इस तरीके से इसके एग्जाम्पल हो गए। क्लियर? इसके बाद में पॉलीकार्पिक प्लांट्स के एग्जाम्पल की बात करें तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं पॉलीकार्पिक प्लांट्स के। क्लियर? एप्पल है, मैंगो है, एप्पल, मैंगो, पीपल, बनियान। क्लियर? और देख सकते हैं आप बहुत सारे सिट्रस फ्रूट्स हैं या सिट्रस प्लांट्स एटसेट्रा। ये पॉलीकार्पिक प्लांट्स हैं और इन प्लांट्स में फ्लावरिंग और फ्रूटिंग एवरी ईयर होती है। और ये सभी क्या हैं? पेरेनियल से, मीन्स सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से ये मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक का कंसेप्ट आपका हो जाता है। इज इट क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मुझे एनिमल ब्रीडिंग के बारे में आपको बताना है कि एनिमल में किस तरीके का ये आप रिप्रोडक्टिव फेज देखते हैं। क्लियर? तो ब्रीडिंग जो टर्म है उसका मीनिंग डायरेक्टली रिप्रोडक्शन ही है। क्लियर? तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ऑफ ब्रीडिंग देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनिमल्स। फर्स्ट सीजनल ब्रीडर्स एंड सेकंड कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर्स। सीजनल ब्रीडर्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो that starts reproduction at particular period of the year, that starts reproduction at particular period of the year। और इसमें जनरली आपने देखा है कि फ्रॉग है ना, रेनी सीजन में ही एक्टिव रहता है। फ्रॉग के साथ लिजार्ड्स वगैरह भी इसमें आ जाते हैं। ठीक है, मोस्ट बर्ड्स इसमें आ जाती हैं और इसके साथ डियर भी इसके अंदर आ जाता है। और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो सीजनल ब्रीडर्स हैं जो एक पार्टिकुलर सीजन में ही मैटिंग करते हैं, ब्रीडिंग करते हैं, मीन्स रिप्रोडक्शन करते हैं। इज इट क्लियर? बाकी दूसरे टाइप में कंटिन्यूअस ब्रीडर हैं और कंटिन्यूअस ब्रीडर्स उन एनिमल्स को बोला जाता है कि जो थ्रू आउट द सेक्सुअल मैच्योरिटी रिप्रोडक्शन करते चले जाते हैं। क्लियर? थ्रू आउट द सेक्सुअल मैच्योरिटी ये रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करते चले जाते हैं और अपनी जनरेशन को मैनेज करते चले जाते हैं। बहुत सारे इसमें एग्जाम्पल हैं जो कंटिन्यूअस ब्रीडर्स में आते हैं। कैटल्स हैं, सभी कंटिन्यूअस ब्रीडर्स हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स भी क्या है? कंटिन्यूअस ब्रीडर है। इसके बाद में हनी बी क्वीन है, ये भी कंटिन्यूअस ब्रीडर है। क्लियर? और इसके बाद और एग्जाम्पल आप देख सकते हैं रैबिट के केस में, माइस के केस में। तो ये सभी क्या है? कंटिन्यूअस ब्रीडर्स हैं। और नेक्स्ट टाइम मुझे आपको एनिमल ब्रीडिंग को राइट डाउन कराना है और इसके बाद फिर मुझे थर्ड फेज को एक्सप्लेन कराना है, दैट इज कॉल्ड एज सेनेसेंट फेज। इज इट क्लियर? इवन जो भी आप इसमें जो फेजेस हैं लाइफ साइकिल के अंदर, इन फेजों में आप ट्रांजिशन देख रहे हैं, चेंज जो देख रहे हैं, एक्चुअली दी चेंज अकर ड्यू टू द हार्मोन्स, दी चेंज अकर ड्यू टू द सम एनवायरमेंटल फैक्टर्स। इज इट क्लियर? आप देख रहे हैं कि इन ऑर्गेनिज्म में जो फेजेस हैं कि भाई जुवेनाइल फेज मैच्योरिटी में कन्वर्ट हो रहा है और मैच्योरिटी सेनेसेंट फेज में जा रही है। तो ये जो ट्रांजिशन है एक फेज का दूसरे फेज में, actually it is due to the hormones and certain environmental factors।
क्लियर, क्योंकि ऑर्गेनिज्म का जो रिप्रोडक्शन है, बिहेवियर है, ऑल्सो मैनेज बाय द हार्मोन्स एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। इज इट क्लियर? तो कोई भी ऑर्गेनिज्म है, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, तो जो ट्रांजिशन होता है इन फेजों में, ये फेज एक दूसरे फेज में कन्वर्ट होते चले जाते हैं। इट इज ड्यू टू द हार्मोन्स एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। इज इट क्लियर? और नेक्स्ट लेक्चर मेरा जल्दी ही आने वाला है। आप लोगों से मेरा ये कहना है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अच्छे से आप पढ़ते रहें। बस यही मैं चाहता हूँ, और इसलिए मेरा जो टारगेट है वो यही है कि आप लोगों को अच्छे से अच्छा मैं पढ़ाने की कोशिश करूँ। इवन स्टूडेंट्स, ब्लैक बोर्ड पर मेरा इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है। क्लियर? मैं धीरे धीरे यहाँ पे सीख रहा हूँ कि और मैं ब्लैक बोर्ड जो वर्क है उसको और अच्छा करूं, कुछ क्लियरिटी आए। लेकिन आप लोग बस टेंशन मत लीजिए, पढ़ते चले जाइए, थोड़े दिन आप मैनेज कर लीजिए। और मैं कुछ टेक्निक्स के बारे में सोच रहा हूं कि कुछ स्पेसिफिक बोर्ड बनवाऊं या कुछ, ठीक है, सॉफ्टवेयर ऐसा तैयार किया जाए जो बोर्ड पे अच्छे से आए। इज इट क्लियर? तो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट, आप पढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट अगेन, सी यू अगेन।